हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मेरा नाम राकेश कुशवाहा है और मैं आप लोगों को क्लास 10th की साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूँ, जिसमें हम लोग अपना पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उस चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक चीज समझी हुई थी कि जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा उसके बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझा हुआ था बेटा। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में अच्छी तरीके से समझा हुआ था कि जो एटम होता है वो किस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। उस स्फेरिकल शेप के स्ट्रक्चर में सेंटर पर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर पे क्या क्या पाया जाता है बेटा, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियर फोर्स से बाउंडेड रहते हैं। वेरी गुड। देन उस न्यूक्लियस के बाहर आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, वहां पर आपको उसमें आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में रोटेट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या फिर शेल कहते हैं। सही बात है, सही है। इसके साथ साथ हम लोगों ने और क्या क्या चीज सीखा। इसके साथ में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला हम लोगों ने समझा था, जिसका नाम था, नील्स बोर ने दिया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल दैट इज इक्वल टू 2n का स्क्वायर। सही बात है ना बेटा, बहुत सही। तो ऐसे करके हम लोगों ने काफी चीजें समझी हुई थी। क्लियर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के अपने एक नए टॉपिक की तरफ। अच्छा, रिकैप की बात करें तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही रिकैप समझाया क्या होता है बेटा। उसमें हम लोगों ने क्या क्या बताया, हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में अच्छे तरीके से समझा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। साथ ही साथ और क्या क्या चीजें सीखी हमने, उसमें टर्म्स पढ़े, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। टर्म्स में क्या क्या, टर्मिनोलॉजीज की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। न्यूक्लियस क्या होता है, अब मैं ये वर्ड कभी भी यूज करूंगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम विच हैज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड इट। फिर हम लोगों ने समझा क्या, शेल समझा। शेल क्या होता है, इट इज द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली अराउंड द न्यूक्लियस। कितनी शेल होती हैं, के शेल होती है, एल शेल होती है, एम शेल होती है, एन शेल होती है। ऐसे करके एक एटम में कितनी शेल्स होती हैं बेटा, टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। क्लियर, वेरी गुड। और इसके बाद में आपने क्या क्या चीजें समझे, चार्जेस आपने समझा हुआ था। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है और प्रोटॉन पर कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम, और इसका प्लस का 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम होता है। सही है, वेरी गुड। साथ ही साथ आपने और क्या चीजें समझी थी, मास के बारे में भी समझा हुआ था। मास क्या होता है, दैट है वेट। तो किसके किसके मास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का मास समझा, हम लोगों ने प्रोटॉन का मास समझा, हम लोगों ने न्यूट्रॉन का मास समझा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.11 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 के जी। प्रोटॉन का 6.24 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 के जी। एंड न्यूट्रॉन का 6.24 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 के जी था। क्लियर, वेरी गुड। तो हमारे पास क्या आ चुका है बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने मास के बारे में भी पढ़ लिया। क्लियर है। साथ ही साथ मैंने कल आपको एक टेबल बनवाई थी, सही थे, जिसमें हम लोगों ने एलिमेंट लिखे हुए थे और सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखे थे, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ था, एटॉमिक मास लिखा हुआ था। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। मैंने बोला था आप लोगों से बेटा कि आप इसे जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि हमें इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है और सीक्वेंस से आपको याद करना था। मैंने अप टू 30 तक आपको लिखवा के रखे हुए थे। सही है। आइए फटाफट हम थोड़ा सा उन चीजों को रिकॉल करते हैं कि आखिरकार एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, एटॉमिक मास किसे कहते हैं। आइए समझते हैं उन चीजों को, ठीक है ना। आओ आज की क्लास का चालू करते हैं, फिर कंटिन्यू हम लोग। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, मुझे पता था कि कल में हम लोगों ने क्लास में लिख के रखा हुआ था आयंस, जिसे हम लोगों को आज कवर करना है। तो आयंस के बारे में भी पढ़ेंगे आज हम लोग। थोड़ा सा बेसिक चीज और सीख लेते हैं, फिर हम लोग आयंस पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलो, व्हाट इज एटॉमिक नंबर बेटा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। क्या होता है एटॉमिक नंबर, किससे बोलते हैं एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता कितना है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए पहले समझो एटॉमिक नंबर है क्या। एटॉमिक नंबर का मतलब बेटा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। टोटल, चलो बेटा लिखो साथ में, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन in the nucleus of an atom, in the nucleus of
एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एक एटम में जितने भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन के नंबर होते हैं उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। इट मीन्स अगर मैं इसे बनाऊं तो Z क्या होता है, Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एग्जांपल के लिए हम करें सपोर्ट, एग्जांपल मैंने इसीलिए आपसे बोल के रखा हुआ था बेटा कि आप ना याद कर लीजिए। जैसे मैंने बोला कि बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सोडियम में कितने होते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक सेकंड क्या लिखना चाहिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम जिसे हम लोग सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम का, Na से, कितना होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। हाँ रिकॉल करो पहले क्या होता है, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर आता है आपका सोडियम, 11 नंबर होता है। बेटा इतना तो सपोर्ट आपको मेरा करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट याद कर लिए तो याद करो, नहीं तो फिर 11 में फिर दिक्कत देगा, ठीक है ना। आगे जो भी चैप्टर कवर करने वाले हैं उनमें ये बेसिक चीजें, और मैंने 10th की बेसिक टेंथ के चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैंने बेसिक कवर करा ही रहा हूँ, ताकि ये हमारा एक्स्ट्रा वर्क है बट फिर भी हम लोग कर रहे हैं ताकि 0 to हमें सीखना है, ठीक है ना। चलो, तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 होता है, इसका मतलब है कि इसमें कितने प्रोटॉन होते होंगे, इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। आई होप आपको पहला नंबर समझ में आया होगा, सही है। चलिए सेकंड नंबर का बताइए, एटॉमिक नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन तो हो गया हमारा। चलो एल्यूमिनियम बताओ कितना होगा, एल्यूमिनियम बताओ कितना होगा, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, Al होता है, बताओ बेटा कितना होता है। और इसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बताइए कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए। ये तो बड़ा सिंपल है भैया, क्यों, अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर याद है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया, तो एल्युमिनियम का कितना होता है 13, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसमें कितने आ जाएंगे 13, है ना सिंपल, है ना सिंपल, वेरी गुड। ऐसे ही नेक्स्ट, ऐसे ही नेक्स्ट एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको फील हो पाए। चलिए बताइए एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, मुझे पता है आपको इतना एटॉमिक नंबर तक याद नहीं होगा, भूल गए, भूल गए ना बेटा, भूल गए, चलो इसका होता है 30, कितना होता है इसका 30 होता है, ठीक। तो एटॉमिक नंबर बड़ा सिंपल कंसेप्ट है बेटा, एटॉमिक नंबर इज नथिंग, इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब आपको एटॉमिक नंबर याद है, इसका मतलब है कि उसके न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन है, सीक्वेंस से याद रखिएगा। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन, एक, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम में 2, लिथियम में 3, बेरिलियम में 4, बोरॉन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, नियॉन में 10। जो आपको एटॉमिक नंबर की सीरीज करवाई थी ना हम लोगों ने, वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो अब आप बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन होते हैं, बस उसका आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया, फट से आप बता देंगे। सुन पा रहे क्या बेटा, सुन में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो ये चीज आपको याद रखना है, कौन सी चीज, ये वाली, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्लियर है बेटा, वेरी गुड, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। चले नेक्स्ट, चलो अगला आता है हमारा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जिसे हम लोग मास नंबर भी कह देते हैं, मास नंबर भी कह देते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, इसे हम लोग डिनोट किया करते हैं बेटा ए से, किससे डिनोट करते हैं हम लोग इसे, ए से डिनोट करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, एटॉमिक मास और मास नंबर में बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। एटॉमिक मास का मतलब होता है एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, जबकि मास नंबर होता है टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, थोड़ा सा अंतर है। अभी हम जिस स्टैंडर्ड में हैं 10th में, इतना डिटेल से चीजें
नहीं पूछेगा कि व्हाट इज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज मास नंबर, दो अलग अलग हमसे चीजें नहीं पूछेगा। अभी हमें इन दोनों को एक ही मान के चलना है, और जब हम हायर क्लास में जाएंगे क्लास 11th में, तो उसमें हम लोग को पर्टिकुलर चीज बताई जाएगी। एटॉमिक मास एक अलग चीज होती है, मास नंबर अलग चीज होती है। बट अभी जिस सेक्शन में, जिस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां पे हम दोनों को एक ही मान के चलेंगे। एटॉमिक मास और मास नंबर को दोनों को एक ही मान के चलना है आपको। यदि कोई एटॉमिक मास पूछे आप जिस स्टैंडर्ड में, तो भी वही डेफिनेशन बताइएगा, यदि मास नंबर पूछे तो भी वही डेफिनेशन बताइएगा, बिल्कुल गलत नहीं है ये। इज दैट क्लियर बेटा? चलो, सो व्हाट इज मास नंबर, लिखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, total number of proton and neutron in the nucleus is called atomic mass। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहा करते हैं हम लोग। शायद क्लियर नहीं है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। A इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। इनमें कौन क्या चीज है ये जरूर हम लोग लिख लेते हैं साइड पे। एनपी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको मिल पाएंगे क्या? एनएन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है हमारा। क्लियर है बेटा ये बात? क्लियर है ये बात? वेरी गुड, चलें आगे, बढ़िया। अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, आपको क्लियर हो पाएगा, अब आपको क्लियर हो पाएगा। मैंने लिखा है बेटा इसमें एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सोचो और याद करो क्या होता है, कितना होता है? मैंने टेबल लिखवाई थी ना, जाइए उस टेबल पे और एटॉमिक मास भी याद करिए, वो भी कंपलसरी है। तो एटॉमिक मास सोडियम कितना होता है? एटॉमिक मास सोडियम कितना होता है? एटॉमिक मास सोडियम का जो होता है वो 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। क्लियर है? तो मुझे बता पाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे उस पे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ सकते हैं उसमें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ सकते हैं उसमें? एन दैट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? इधर देखो बेटा, इधर गौर से, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास में एनपी माइनस कर देंगे, ए में एनपी को हम लोग माइनस कर देंगे, ए में हम लोग एनपी को माइनस कर देंगे, ए में हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, और जैसे ही हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस होंगे तो हमें मिल जाएगा ये चीज। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो कितना आया इसमें? ए कितना है? ए भैया हमारे पास 23 है, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? अभी हम लोगों ने ऊपर दिखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 11। सॉल्व करेंगे, कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया। कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर बेटा? वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आओ अगला वाला देखते हैं, बन पाएगा आप लोगों से कि नहीं बन पाएगा। चलिए बताइए, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बताओ। कार्बन का तो बता सकते हैं बेटा, कार्बन का सिंबल क्या होता है? कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी, दैट इज इक्वल टू, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बताओ इसमें कितने होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बताइए कितने होते हैं इसमें। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, अगर मैं सीरीज पे जाऊं और थोड़ा समझूं तो नंबर ऑफ एटॉमिक मास जो कार्बन का होता है वो होता है 12, 12, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो 12 में से माइनस कर दीजिए, किसको? 12 में से नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 6 आ गया आंसर। तो आई होप आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए होंगे। सही है, वेरी गुड। अब आते हैं अगला, सिंबल। सिंबल क्या करेंगे? हो गया ना, तो यही तो बच्चों को परेशान करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन
ऑफ रिप्रेजेंटेशन, किस चीज का हम लोग अब रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं, एक किसी भी एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। चलिए ये चीज ध्यान से समझिए बेटा, इधर देखो गौर से। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर Z, यहां लिखते हैं हम लोग Z, फिर यहां बनाते हैं X, X, और फिर यहां पर आ जाता है A, A। कौन क्या चीज है, अब उस चीज को यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। Z क्या है बेटा, Z एटॉमिक नंबर है, Z एटॉमिक नंबर है। X क्या है, X इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल नॉट सिमल, सिंबल ऑफ एलिमेंट। A क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। क्लियर है, ये हो जाता है हमारे यहां पर रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल करें, चलो एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा क्लियर हो पाएगा। एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन बताओ कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन के बारे में। तो सबसे पहले नीचे क्या होगा, Z, कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। फिर X क्या आएगा, सिंबल, सिंबल ऑफ कार्बन इज द C, कहता है C। और फिर एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन इज 12। तो कैसा पढ़ते हैं इसे हम लोग, 6C12। कैसा पढ़ते हैं हम लोग इसे, 6C12। क्लियर है, क्लियर है। आइए और करिए थोड़ा सा, चलिए करिए बेटा, मुझे दिखाइए इसमें से नियॉन का, नियॉन का, नियॉन का बताइए बेटा, मुझे इसमें से सोडियम का बताइए, फॉस्फोरस का भी बताइए। करिए बेटा आप लोग साथ में मेरे, फॉस्फोरस का भी बताइए रिप्रेजेंटेशन, करिए, करिए थोड़ा सा, करिए करिए करिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, करिए। तो नियॉन की बात करें तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। और नियॉन का जो सिंबल होता है वो होता है Ne, और उसका एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 20। याद है थोड़ा थोड़ा, नियॉन का कितना होता है, 20। इसके बाद बात करेंगे सोडियम का, तो इसका होता है 11। सोडियम का सिंबल होता है Na, और इसका एटॉमिक मास होता है 23। फॉस्फोरस का कितना होता है, 15, P31। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से करेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर, वेरी गुड। चलिए आगे करते हैं, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाना चाह रहा हूं। चलिए क्वेश्चंस, फाइंड, अभी नहीं करते, अभी नहीं करते, अभी क्वेश्चन क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है ना, फिर इसके बाद करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे इसमें आयंस के बारे में। आगे आपका टॉपिक आज यही परेशान कर रहा था ना, चलो आयंस क्या होता है, आज हम लोग आयंस, वैलेंसी, सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो क्या होता है आयंस, आयंस, ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा, ध्यान से सुनना, आयंस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। आयंस आर द स्ट्रक्चर्स और द चार्ज स्पीसीज विच आर फॉर्म बाय द, चलो लिख ही लो, मैं बोल ही दे रहा हूं, आप लिख ही लो, लिखो 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 लिखो। इट इज अ चार्ज स्पीसीज, it is a charge species
formed by the transferring of electron, formed by the transferring of electrons from neutral isolated gaseous atom, जिसे हम शॉर्ट में NIGA याद रखते हैं। ठीक है, हाँ परेशान मत होइए, पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब क्या लिखा है, इट इज अ चार्ज स्पीसीज, आयंस जो होंगे उसके पास हमेशा चार्ज होगा, चाहे प्लस का चार्ज हो चाहे माइनस का चार्ज हो, दो ही तरह के चार्ज होते हैं, या तो प्लस चार्ज या तो फिर माइनस चार्ज होते हैं। न्यूट्रल में तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो जो भी चार्ज अगर स्पीसीज दिखाई दे रही है, चार्ज स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, वो समझ जाइए कि आयंस है। कैसे बनते हैं, फॉर्म बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफरिंग का मतलब क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पर, ट्रांसफरिंग का मतलब होता है लूजिंग और गेनिंग दोनों होता है। ट्रांसफरिंग का मतलब क्या होता है, गेन भी कर सकता है और साथ में वो लूज भी कर सकता है, गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनो बेटा, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। ठीक है, कहां से, फ्रॉम नीगा। नीगा का मतलब होता है जो एटम होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब न्यूट्रल एटम, मतलब न्यूट्रल एटम का मतलब होता है बच्चा जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां से ढूंढे, उसके एटॉमिक नंबर से। अभी तो पीछे वाली क्लास में पढ़े हम लोगों ने। तो जिसके पास, जैसे मान लीजिए मैंने लिया है सबसे छोटा लेते हैं कार्बन, तो उसमें भी है, कार्बन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6। अगर जितने प्रोटॉन के नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन के नंबर हो गए तो वो न्यूट्रल एटम होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए तो न्यूट्रल एटम में कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उसको इंक्रीज कराता है, निगेटिव चार्ज उसको डिक्रीज करा देता है। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने कैंसिल आउट कर लिया। इसी तरीके से कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन कहाँ से पता चले, उसके एटॉमिक नंबर से पता चले। तो 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर लिया, उनका बैलेंस कर लिया, तो कितना बचा, 0। कोई भी नेट चार्ज उस पर नहीं रहा। तो अगर उस पर कोई नेट चार्ज नहीं है तो फिर वो न्यूट्रल एटम हो जाता है। तो कैसा होना चाहिए हमारा, सबसे पहले तो इसमें न्यूट्रल होना चाहिए, चार्ज स्पीसीज नहीं होना। चार्ज स्पीसीज वो पहले से ही आयंस है। दूसरा, आइसोलेटेड होना चाहिए। अभी आपको अगर फील हो रहा है तो ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि उसे बाकी सारे एटम से अलग कर दिया गया है। उस एक एटम को सारे एटम से अलग कर दिया गया है, आपने खूब एनर्जी दी और उसको वहां से अलग कर दिया। इसे समझाएं आपको, थोड़ा सा फील कराएं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा फील होगा इसका। मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक लिए, इसमें से कोई भी एक मेटल बताओ आप, आयरन लेते हैं फॉर एग्जांपल, आयरन लेते, ठीक है। आयरन मैंने मेटल लिया जो कि अभी किस फॉर्म में है हमारे पास, सॉलिड फॉर्म में है, सही है। आयरन का यहाँ पर क्या है मेरे पास, पूरा का पूरा एक रॉड है, आयरन का रॉड है। क्या है, आयरन का रॉड है। मैंने क्या किया, आयरन रॉड को हीट किया, हीट कर रहा हूँ आयरन रॉड को, हीट किया हीट किया हीट किया हीट किया, मैंने उसे इतना गर्म कर दिया कि वो अपने सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड स्टेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, भाई अगर मैं हीट करूंगा तो हीट करने से वो पिघल जाएगा, और पिघलेगा तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। सो आयरन किस फॉर्म में बन गया अब आपका, लिक्विड फॉर्म में आ गया। मैं और हीट करूंगा और हीट करूंगा और हीट करूंगा और हीट करूंगा और हीट करूंगा, मैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया, तो आयरन अब कैसा हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आयरन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आयरन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर गैसियस फॉर्म से गैसियस फॉर्म में आ जाता है ना, तो एटम जो है दूर दूर हो जाते हैं। अब उसमें से एक आयरन एटम उठाओ, एक आयरन एटम उठाओ, फिर उस आयरन एटम को किसमें कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर सब क्या करना पड़ा है मुझे, यहाँ पर मुझे हीट देना पड़ा, यहाँ भी हीट देना पड़ा, यहाँ भी हीट देना पड़ा। इन सब पे मुझे क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है। और लास्ट में फाइनली आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यदि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यदि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यदि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यदि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो नेगेटिव चार्ज,
और यदि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज। परेशान मत हो, अभी समझेंगे। बट पहले ये चीज समझो कि ये आइसोलेटेड का मतलब क्या है। यहाँ ये बना है आइसोलेटेड, गैसियस फॉर्म में भी ये कैसा बन गया अब यहाँ पर, ये आइसोलेटेड बन गया है। आइसोलेटेड का मतलब आपने समझा, आइसोलेट मतलब बिल्कुल अलग कर देना उसे, किसी से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उसे बोल देते हैं हम लोग आइसोलेटेड। और गैसियस एटम होना चाहिए, तो गैसियस फॉर्म में बन गया ये। फिर उस एटम से जब आप इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं या तो उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, तो वो जो चार्ज स्पीसीज बनती है ना, आयरन प्लस बनेगा या फिर आयरन माइनस बनेगा, ये है कहलाता है हमारे पास आयन। ये क्या कहलाता है हमारे पास, आयन कहलाता है। तो अब आपको आयन थोड़ा समझ में आया होगा। आयन आर द चार्ज स्पीसीज व्हिच आर फॉर्म बाय द गेनिंग और लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलो अब इसके आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा आयंस के टाइप्स पढ़ते हैं। ये कितने तरह के होते हैं आयंस हमारे, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, टाइप्स। टाइप्स, एक होता है हमारे पास कैटायन, एक होता है हमारे पास एनायन। एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। चलिए मैं इसको इस तरीके से करवा लेता हूँ। यहाँ लिखा हम लोगों ने आयंस, एक इधर हम लोगों ने बना दिया कैटायन, इधर बना दिया हम लोगों ने एनायन। इधर आ गया कैटायंस, इधर आ गया हमारे पास एनायंस। ध्यान से सुनो बेटा, इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं। कैटायंस ऐसे चार्ज स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनते हैं। अ चार्ज स्पीसीज फॉर्म बाय अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज फॉर्म बाय, ठीक है। कैटायंस कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज formed by formed by losing of इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनते हैं। और ये कैसे होते हैं, इसका अपोजिट निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज formed by gaining of electron, gaining of electron, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, किसका एग्जाम्पल ले लिया, सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अभी सोडियम के पास कैसा है, चलो मैं इस तरीके से थोड़ा फील कराऊं, आपको क्लियर हो पाएगा। ये लिया, ये हम लोगों ने लिया एक एटम, किसका एटम मैंने लिया, ये एटम मैंने लिया सोडियम का। किसका एटम लिया मैंने बेटा, सोडियम का एटम लिया। इसके पास अभी मुझे बताओ थोड़ा सा, प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सोडियम लिया है, न्यूट्रल एटम है, तो अभी कैसा किसके पास है, सोडियम के पास प्रोटॉन कितने होंगे, 11। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। कैसे पता चले, न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होते हैं। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, माइनस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन। तो अब कैसा बन जाएगा, अब ये जाकर के बन जाएगा Na+। अब ये कैसा बन जाएगा, अब यहाँ पर ये जाकर के बन जाएगा Na+। उसके खोपड़ी पे लग गया एक प्लस चार्ज, क्यों, अब प्रोटॉन कितने हो गए, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, क्या प्रोटॉन का लेन देन हुआ है, नहीं, तो प्रोटॉन हो जाएंगे 11। इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन उससे दूर गया है, पहले 11 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो उसके पास बचेंगे अब 10। और जब 10 बचेंगे तो सोचो कौन सा चार्ज अब बढ़ गया, नेट चार्ज इसमें कितना आ गया, इस पर नेट चार्ज कितना आ गया, इस पर नेट चार्ज जो है वो कितना आ गया, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना भाई। टोटल प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को तो कैंसिल आउट कर लिया, लेकिन एक प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, उसकी वजह से उसका चार्ज भी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर बन जाता है प्लस चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो माइनस चार्ज आ जाता है। समझ में आ रहा है। जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें से क्लोरीन है, क्या लिया मैंने, क्लोरीन, Cl लिया, ठीक है। इसमें बताओ प्रोटॉन कितने हैं, इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जो होता है 17, तो इसमें प्रोटॉन हो जाएंगे 17, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे इसमें, 17 हो जाएंगे।
अब आप सोच के बताइएगा मुझे थोड़ा सा बेटा, अब यदि मैंने इसमें से क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया, +1 इलेक्ट्रॉन कर दिया मैंने, यहाँ पर माइनस किया था क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में लूज कर रहा था, यहाँ पे प्लस कर रहा हूं, तो अब कैसा हो जाएगा, अब कैसा हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा Cl माइनस। क्यों आया माइनस, आओ उसको समझते हैं। प्रोटॉन के नंबर कितने हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं, प्रोटॉन के नंबर है 17, क्योंकि प्रोटॉन ना तो लेते हैं ना तो देते हैं, वो जितने रहते हैं फिक्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन घट रहा है बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है कैसा हो गया है, इलेक्ट्रॉन जो है कितने हो गए, 17 थे, एक आ गए, तो कितना हो गया टोटल, 18 हो गए। कितने हो गए टोटल, 18 हो गए। तो इस पे नेट चार्ज कैसा आ गया, इस पे जो है नेट चार्ज 1 यूनिट का बढ़ गया है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। समझ में आ रहा है, तो कैटायन और एनायन बड़े सिंपल है ना, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बना है वो कैसा बनना है, एक इलेक्ट्रॉन के चले जाने से प्लस का चार्ज बढ़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन के आ जाने से माइनस चार्ज बढ़ जाता है, प्लस चार्ज घटता है तो माइनस चार्ज बढ़ जाता है। आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा, सही है। और कैटायन के एग्जाम्पल लिखते हैं, और कैटायन के एग्जाम्पल लिखो बेटा, कैटायन के एग्जाम्पल और कौन कौन से हो सकते हैं इसमें से, एक तो हो गया Na+, एक हो गया Mg+2, एक होता है Be+2, एक होता है Zn+2, एक होता है Na+ तो हो ही गया, एक होता है K+, एक होता है K+, ठीक। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें होता है O-2, N-3, S-2, ठीक है, F- एटसेट्रा। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई भी एलिमेंट है वो कैटायन बन जा रहा है, कौन सा एलिमेंट है वो एनायन बना जा रहा है, हो सकता है ना क्वेश्चन। मैं जैसे आपसे बोलूं सोडियम क्या बनाएगा, कैटायन या एनायन, सोडियम क्या बनाएगा, कैटायन या एनायन, उससे भी पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आखिरकार कैटायन बनते क्यों हैं, वाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वाई आयंस आर फॉर्म्ड, वाई आयंस आर फॉर्म्ड, आयंस क्यों बनते हैं, तो आयंस इसलिए बनते हैं बेटा क्योंकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। आयंस आर formed to attain the stability, to attain the stability by obtaining, by octet rule, by octet rule, except हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। शुरुआत के जो 4 एलिमेंट होते हैं वो ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करते, वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं, डुप्लेट रूल होता है, ठीक। आंसर फॉर्म टू अटेन द स्टेबिलिटी बाय ऑक्टेट रूल। हाँ, एक किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, इन द वैलेंस शेल। अब ये मत कहिएगा कि ये नहीं आते हैं, वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, कल ही पढ़े थे। वैलेंस शेल का मतलब होता है अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल या आउटर मोस्ट शेल जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल मस्ट बी 8। कितने होना चाहिए उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्टेट। और यदि वहां पर डुप्लेट लिखा है तो इसका मतलब कितने होंगे वहां पर, 2। कितने होंगे वहां पर, 2 आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन की अगर बात करें या हीलियम की बात करें या लिथियम की बात करें, बेरिलियम की बात करें, शुरुआत के जो ये 4 एलिमेंट हैं, शुरुआत के ये जो 4 एलिमेंट हैं, इनमें कौन सा रूल लगता है, डुप्लेट वाला लगता है। और बाकी सब पे कैसे चलते हैं, बाकी सब पे आपके ऑक्टेट चलता है। तो इसका मतलब कैसा है, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उनके वैलेंस शेल में, और उन चारों पे 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए वो आयंस बनाते हैं, इसीलिए वो आयंस बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं हम लोग, फील होगा थोड़ा सा, एक एग्जांपल लेते हैं, फील हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग किसका, जैसे हम लोगों ने लिया सबसे पहले फ्लोरीन का,
किसका लिया? फ्लोरीन का। सही है, फ्लोरीन का। तो क्या फ्लोरीन का कैसे करेंगे हम लोग? फ्लोरीन में कितने एलिमेंट होते, कितना एटॉमिक नंबर होता है? हाँ, एक चीज जरूर आता है बेटा, एक चीज जरूर आता है। तो आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, थोड़ा सा आप आधा पेज लगभग ना, आप 8 से 10 लाइन छोड़ दीजिए। मैं आपको एक चीज इसमें सिखाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ना बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही हैं। चलो लिख लो, कोई बात नहीं। इसका होता है 9, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। अब आप क्या करिए, इसके इसमें इलेक्ट्रॉन का भरना चालू करिए। कैसे होता है? के शेल में सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कल ही पढ़े थे हम लोग, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं के शेल में। तो इसमें कितने चले जाएंगे? पहली शेल में 2 चले जाएंगे, याद आ रहा है? हाँ, पहली शेल में 2 चले जाएंगे। फिर अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? टोटल 9 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए हैं, 7 बचे हैं। सेकेंड शेल जो कि एल शेल होती है, उसमें मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। इसके पास बचे 7 है, तो 7 के साथ आ जाएंगे। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इन्हें हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने? 7। कितने चाहिए इसको? 8 चाहिए। 8 होने चाहिए ना, ऑक्टेट फॉलो करता है ये, एक्सेप्ट 4। तो 8 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। समझे बेटा, इसे 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तभी तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तब यहाँ पर ये क्या बनाएगा? ये यहाँ पर ये क्या बनाएगा? ये F से 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ये लेगा, और लेने के बाद ये बना लेगा F माइनस। क्या बना लेगा ये? F माइनस। अब समझ में आया? यहाँ पर जो मैंने लिखा था F माइनस क्यों लिख दिया है? क्योंकि हर एक कोई एलिमेंट, हर एक एटम स्टेबिलिटी अटेंड करना चाहता है। तो उसके आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल होता है, अगर नहीं है तो वो अनस्टेबल होते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन अभी छोड़ दो आप, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट क्या करता है? हर एक एटम अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रख सकता है? या तो ले लेगा, या तो फिर अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। कैसे भी करके उसे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन लाना है, तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक, तो इसी तरीके से आयंस आपके बनते हैं। अब बात आती है कि हमें कैसा पता चलेगा कि कब आयन बनेगा, कब एटायन बनेगा। और उसको लिख लेते हैं, डिस्टिंग्विश। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, डिस्टिंग्विश, सॉरी, हाउ टू डिस्टिंग्विश, how to distinguish, how to distinguish which atom will form anion or cation, anion और कैटायन। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एलिमेंट जो एटम है वो क्या करेगा? वो आपका एनायन बनाएगा या फिर कैटायन बनाएगा। तो ये चीज समझो बेटा, मैं आपको एक शॉर्ट में चीजें लिखवा रहा हूं। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3, कितने होते हैं जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 है। इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3, देन it forms cation by losing वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देगा। और सेकेंड, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5 6 7, then it forms anion। क्या बनाता है वो? anion बनाता है बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई गेनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाई गेनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जरूरी नहीं है वैलेंस ही हो, बस यहाँ पर लिखो बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एनायन बनाता है। और गेन कब करेगा? जब उसका
एटॉमिक नंबर 5, 6, 7 हो या फिर 1, 2 और 3 हो। आप इस पे गौर से करो, आप इस पे एक चीज देखो, मैंने 4 नहीं लिखा, मैंने 8 नहीं लिखा है। तीसरा मैं ये पॉइंट लिखता हूं यहाँ पर कि इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर आर 4 और 8, यदि कहीं पर 4 और 8 होते हैं, देन इट कैन नाइदर फॉर्म कैटायन नॉर एनायन। ना तो वो कैटायन बनाते हैं, ना तो वो एनायन बनाते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जिसके आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 या फिर 8 होते हैं तो फिर नहीं बना पाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोच के बताइए फास्फोरस का क्या बनेगा, फास्फोरस क्या बनाएगा, कैटायन या फिर एनायन? सोचो और बताओ, फास्फोरस क्या बनाएगा? अब ये कैसे पता कर पाएंगे कि क्या बनाएगा, है ना। चलो, तो सबसे पहले एक काम कर लीजिए, डालिए हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मुझे पता है, परेशान मत हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इस चीज को समझेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द cells, arrangement of electron in the shells of an atom is called electronic configuration, ठीक। अच्छा, उसे बोलते हैं, हाँ उसे ही तो बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। there are two ways to arrange the इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। कौन कौन से? पहला एक तरीका है हमारे पास KLMN, एक तो ये है, और दूसरा है हमारे पास SPDF। तो बेटा हमें SPDF नहीं पढ़ना है, हमें KLMN से ही पढ़ना है। किसे पढ़ना है? हमें KLMN से करना है, ठीक है, बढ़िया। KLMN तरीके में क्या होता है? इसका मतलब होता है K में पहले आपको भरने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा समझते हैं एक एक करके। पहला KLMN तरीका है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना होता है। तो यहाँ लिखते हैं K शेल, फिर L शेल, फिर M शेल, फिर N शेल, ठीक। इसमें आपको क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? पहले 2, फिर 8, फिर 8, ऐसे करके हम लोग भरा करते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आता है 2, ठीक। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और इसकी एक खास बात यह है बेटा, कि KLMN तरीका जो होता है वो वैलिड है ओनली 20, इट इज वैलिड ओनली अप टू Z इक्वल टू, जिनका एटॉमिक नंबर 20 तक होता है, अप टू Z इक्वल टू 20, जिनका एटॉमिक नंबर 20 होता है वहां तक के लिए वैलिड होता है। इससे ज्यादा जाना है तो फिर हमें SPDF यूज करना पड़ता है, उससे पहले हमारा इसी से काम होता है, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अब समझो, अभी तक मैं ये जो कर रहा था ना, कहाँ गया? ये जो 2,7 कर रहा था, कल भी हम लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन को भर रहे थे। इसी को ही तो बोला करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी को ही तो बोला करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या करते हैं? सबसे पहले हमेशा एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, ठीक है। जैसे इसका करते हैं, कहाँ गया? फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम? कैसे पता चलेगा? फॉस्फोरस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया? जितने उसके प्रोटॉन होते हैं। ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा तो ये न्यूट्रल है। और अगर ये न्यूट्रल है तो इसके पास प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होंगे। तो फॉस्फोरस में कितना होता है एटॉमिक नंबर? 15। कितना होता है बेटा? 15 होता है। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
15 हो गए, कितने होंगे 15। तो पहले वाली शेल में कितने आ जाएंगे, के शेल में आ जाएंगे 2 कॉमा, फिर नेक्स्ट वाली में 8, फिर कॉमा नेक्स्ट वाली शेल में होते 8 हैं, बट अब कितने बचे, अब बचे ही कितने हैं, 8 और 10 मिला, 8 और 2 मिला के हो गया 10, थे इसके पास 15, बचे हैं 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, यानी इसके पास क्या आ गए आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने आ गए इसमें 5 आ गए हैं, क्या बन गए, ये उसके हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर अगर 5 हो या फिर 6 हो या फिर 7 हो तो क्या करते हैं, ये इसमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर तो 5 है, तो फिर क्या बनेगा इसका यहाँ पे भैया, इसका यहाँ पे बनेगा ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कि लूज करेगा। इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 6 और 7 देन इट फॉर्म्स एन आयन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 है, इसे 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, तो यहाँ पे आएंगे प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन, तो जाकर के बन जाएगा p माइनस 3 बन जाएगा। यह होता है, इसको बोलते हैं, क्या बनाया इसने, क्या बनाया इसने, इसको हम लोग बोलते हैं एन आयन, एन आयन। तो फास्फोरस क्या बनाता है, फास्फोरस आपका एन आयन बनाता है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आइए इस पर बेस्ड हम कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड हमें क्या कर रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। कल के लिए आज मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको। अरे भाई साहब, इसमें तो हमारे पास है ही नहीं है, कॉपी कर लेते हैं और इसके साथ में इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, बेटा मैंने कॉपी कर लिया है, इसलिए आप परेशान मत होइए, इस चीज़ का हम लोगों ने क्या करके रखा हुआ है, कॉपी करके रखा हुआ है, ठीक है, परेशान मत होइए। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इसमें आते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है ना बेटा, मिक्स सवाल आने वाले हैं, अभी तक जितना पढ़ चुके सबका मिक्स आने वाला है। क्या क्या है, सबसे पहले कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर कैलकुलेट करना है। किसमें, पहला मैंने यहाँ पर रख दिया है, आपको दे दिया है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुनो मेरी बात बेटा, किसी भी एलिमेंट करना है सबसे पहले उसका क्या करो, अरेंजमेंट कर दो, किस फॉर्म में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। तो कैसे आता है एल्यूमिनियम का, 13Al27। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा बेटा इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नंबर, इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं, प्रोटॉन के नंबर कितने हैं और न्यूट्रॉन के नंबर कितने हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर आपस में बराबर होंगे, तब तक बराबर होंगे जब तक कि उस पर कोई चार्ज नहीं लगा है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगा है इस पे 9, तो कितना आ जाएगा 13, प्रोटॉन भी 13। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं जो भी हमारे पास मास नंबर होता है उसमें इसको माइनस कर देते हैं। तो 27 में 13 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। आ गया आपके आंसर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना आ गया, इजी, वेरी गुड। चलें और, हाँ एक और सवाल लेते हैं। चलिए सल्फर का बताइए, सल्फर का बताइए। सबसे पहले काम क्या है आपको, मैंने बताया ना, सबसे पहले इसे लिखने का आप तरीका सीख लीजिए, फिर आपके लिए ये कहानी इजी हो जाएगी। बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने आ जाएंगे 16, क्यों, जो इसका एटॉमिक नंबर है वही, क्योंकि अभी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा 32 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है, चलें, बढ़िया। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख लिया, आपने कैलकुलेशन भी सीख लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर। अब जो मेन कहानी आती है वो उसको है हमें करना, यहाँ तक पहुंचाने का जो मेन मोटो था मेरा वो केवल और केवल था वैलेंसी निकालना था। आयन सीख लिए, क्योंकि अभी जब मैं बार बार बोलूंगा कैट आयन है, एन आयन है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, वो आपने सीख लिया। आपको इलेक्ट्रॉनिक करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया आपका।